विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रकृतिवाद का अर्थ, प्रकृतिवाद के उत्पन्न होने के कारण, प्रमुख प्रकृतिवादी विचारक और प्रकृतिवाद के प्रमुख आर्थिक विचारों का अध्ययन किया है। जो आर्थिक विचारों का हमने जब अध्ययन किया था तो उसमें हमने उनके जो सैद्धांतिक रूप से उन्होंने जो आर्थिक विचार प्रकट किए थे उनका अध्ययन किया। आज हम देखेंगे कि प्रकृतिवाद का कुछ व्यवहारिक पक्ष भी है ना, उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के तहत कौन कौन सा पक्ष है उनका, कौन कौन से विचार है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला उनका जो व्यवहारिक पक्ष है वो आता है कि व्यापार संबंधी विचार। चूँकि प्रकृतिवादियों ने व्यापार को अनुत्पादक बताया था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि विनिमय के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उतना ही देता है जितना कि वह दूसरे व्यक्ति से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो विनिमय या व्यापार है वो किसी नई वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, इससे धन बढ़ने की अपेक्षा घट जाता है। जिस प्रकार से अनेक शीशों में एक ही व्यक्ति अनेक रूपों में दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से उत्पादन के क्षेत्र में व्यापार भी एक छलावा मात्र है। व्यापार उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकता। जो निर्बाधवादियों का ये मत था कि वर्तमान समय में अर्थशास्त्रियों के मत से भिन्न है। वर्तमान समय के अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि उपयोगिता भी संपत्ति में वृद्धि करती है, तो इससे दोनों पक्षों को लाभ होता है। परंतु जो प्रकृतिवादी है वो उपयोगिता के वास्तविक तत्व को नहीं समझ पाए थे, इसलिए उन्होंने व्यापार को बांझ या अनुत्पादक समझ लिया था। प्रकृतिवादियों ने विनिमय के प्रत्येक कार्य को अनुत्पादक समझ लिया था। तो उनके अनुसार व्यापार चाहे वह आंतरिक हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, अनुत्पादक ही होता है। विदेशी व्यापार के बारे में, जिसे वणिकवादियों ने आय व समृद्धि का महत्वपूर्ण साधन माना था, प्रकृतिवादियों ने उनके विपरीत विचार देते हुए कहा कि आंतरिक व्यापार की तरह विदेशी व्यापार में भी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि एक देश का लाभ दूसरे देश की हानि होती है। इतना सब कुछ मान लेने के बाद भी प्रकृतिवादी विदेशी व्यापार को अनावश्यक नहीं समझते थे। प्रोफेसर गिवियरे का विचार था कि विदेशी व्यापार एक आवश्यक बुराई है। विदेशी व्यापार उन वस्तुओं के संबंध में अनिवार्य समझा जाता है जिन वस्तुओं को स्वदेश में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से एक देश को विदेशों से वस्तुएं आयात करनी चाहिए जिनका उत्पादन उस देश में नहीं होता है, और अपने देश से विदेशों को वे वस्तुएं भेजनी चाहिए जो देश के उपभोग के बाद भी शेष बची रह जाती है। तो ये एक बड़ी विचित्र बात है कि प्रकृतिवाद एक और तो व्यापार को अनुत्पादक मानता है और दूसरी ओर वे स्वतंत्र व्यापार की प्रशंसा भी करते हैं। वे स्वतंत्र व्यापार का समर्थन इसलिए नहीं करते थे कि वे व्यापार को अच्छा समझते थे, बल्कि उनके इस व्यापार का समर्थन इसलिए किया गया क्योंकि वह उनकी हस्तक्षेप की नीति का एक भाग था। इसके अतिरिक्त वे वणिकवादियों के नियंत्रित व्यापार से भी काफ़ी चिढ़े हुए थे, इसलिए न चाहते हुए भी उन्होंने स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया था। प्रकृतिवादी आंतरिक और विदेशी व्यापार की स्वतंत्रता चाहते थे, क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को देश विदेश में वस्तुओं का क्रय विक्रय करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो वास्तव में प्रकृतिवादियों का स्वतंत्र व्यापार का जो विचार था वो व्यापारवादियों की नियंत्रित व्यापार विधि के विरुद्ध खुला विद्रोह था। यही कारण था कि 1700 से लेकर के 1780 के बीच व्यापारवादियों या वणिकवादियों द्वारा लगाए गए अनेक व्यापारिक प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। प्रकृतिवादी विचारक जो है अपनी संपूर्ण व्यवस्था को प्राकृतिक व्यवस्था से व्यवस्थित कर रहे थे। उन्होंने प्रकृति को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया था, परंतु दुर्भाग्यवश वे जिस प्रकृति की पूजा करते थे वही प्रकृति उनके लिए बाद में सरदर्द बन गई, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण फ्रांस में लगातार फसलें नष्ट होने लगी। दिन पर दिन जो है उनका बाजार समाप्त होने लगा। अब अनुभव किया जाने लगा था कि स्वतंत्र व्यापार के कारण फ्रांस की दशा खराब हो रही है। यदि स्वतंत्र व्यापार की जगह नियंत्रित व्यापार होता तो व्यापार की यह दुर्दशा नहीं हुई होती। इसी में जो है विद्वान विचारक नेकर ने गेलियानी का समर्थन करते हुए अनाज के स्वतंत्र व्यापार को समाप्त कर दिया था। तो नेक्स्ट इनका व्यवहारिक पक्ष है वो है राज्य के कार्य। प्रकृतिवादी जो है स्वतंत्र और प्राकृतिक विधान के समर्थक होते हुए भी शक्तिशाली शासन व्यवस्था के समर्थक थे। वे राज्य के संगठन और कार्यों को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसमें सबसे पहले उनका था कि राज्य में प्राकृतिक व्यवस्था का शासन होना चाहिए।
जो प्रकृतिवादी थे उनका ऐसा विचार था कि शासन कानून बनाने की क्षमता नहीं रखता है, वह केवल प्राकृतिक कानूनों को ही राज्य में लागू करवा सकता है। लोगों को प्राकृतिक नियमों के अनुसार स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और कम से कम कानून बनाने चाहिए। तो इस प्रकार से वो राज्य में भी प्राकृतिक व्यवस्था के शासन के पक्षधर थे। फिर दूसरा, उन्होंने राज्य में सरकारी विधान को कम करने के प्रयास किए, क्योंकि प्रकृतिवादियों के अनुसार सबसे अच्छी सरकार वह होती है जो विधान के बेकार के कानूनों को समाप्त कर दे। बौद्धों ने तो एक स्थान पर लिखा भी है कि सब व्यर्थ, अन्यायपूर्ण और परस्पर विरोधी और बेतुके नियमों को समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद अधिकतर विधान प्रणाली भी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से विधानसभा का कार्य नए नियमों का निर्माण करना न होकर बेकार के नियमों को समाप्त करना होना चाहिए। यदि कहीं नए नियमों की आवश्यकता है तो वे नियम भी प्रकृति के अलिखित नियमों से उदार होने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति में नए कानून बनाने की क्षमता नहीं होती है। ऐसा उनका मानना है कि जो कानून है वो प्रकृति बनाती है। और फिर उन्होंने बताया कि उत्तराधिकार का अधिकार है ना, प्रकृतिवादी राजशाही के पक्ष में थे। वे पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को सिंहासन बैठाने के भी पक्ष में थे। यहाँ ये आशंका की जा सकती है कि प्रकृतिवादी स्वतंत्रता के इतने अधिक समर्थक थे तो फिर राजशाही को स्वीकार करने के लिए कैसे तैयार हो गए। तो वास्तव में प्रकृतिवादियों ने राजशाही का समर्थन किया, वो कई कारणों के कारण किया, है ना। क्योंकि प्रकृतिवादियों का संबंध भू संपत्ति से था, जिसके साथ खानदानी रिश्ता उनका जुड़ा हुआ था। तो वो राजशाही में भी खानदानी अधिकारों को पसंद करते थे। फिर राजशाही को ये लोग गुलामी नहीं समझते थे, वे प्राकृतिक व्यवस्था की राजशाही चाहते थे। वे राजा को प्राकृतिक व्यवस्था का अवतार समझते थे और कहते थे कि राजा का कार्य उन ऊंचे नियमों को प्रजा तक पहुंचाना है जो प्रकृति ने उन्हें सौंपे हैं। प्रकृतिवादी राजा को ऑर्केस्ट्रा के नेता की भांति मानते थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार से ऑर्केस्ट्रा के प्रधान की आज्ञा से ऑर्केस्ट्रा बजता है, ठीक उसी प्रकार राजा की आज्ञा से प्राकृतिक व्यवस्था का पालन होना चाहिए। फिर प्रकृतिवादियों का ऐसा मानना था कि राजा का जो मुख्य कार्य है वो प्राकृतिक नियमों को लागू करवाना है। इसके अतिरिक्त राजा जो है जन कल्याण के कार्य जैसे पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, शिक्षा आदि का प्रबंध करना भी राजा का कार्य है। शिक्षा के विकास पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया था। तो इस प्रकार से राज्य के संबंध में इनके ये व्यवहारिक जो पक्ष है वो ये प्रकट होता है कि उन्होंने राज्य की सत्ता को या राजा की सत्ता को स्वीकार किया था। फिर उन्होंने करारोपण के संबंध में जो विचार दिए, तो उसमें करारोपण के संबंध में उनका मानना था कि जो राज्य के संचालन के लिए आय की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने करारोपण को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। अब करारोपण किन साधनों और किन व्यक्तियों पर किया जाए, इस संदर्भ में उनका कहना था कि भूमि तथा भूस्वामी पर करारोपण किया जाना चाहिए, क्योंकि भूमि ही शुद्ध आय का साधन है और भूस्वामी को ही बचत प्राप्त होती है। उनके अनुसार प्रतियोगिता के कारण मजदूरी और लाभ की दरें न्यूनतम रह जाती है, अतः इन पर करारोपण नहीं किया जाना चाहिए। वे भूस्वामियों पर अत्यधिक करारोपण करने के पक्ष में भी नहीं थे, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो भूस्वामी अपने पास भूमि नहीं रखेंगे और न ही वे भूमि को कृषि करने योग्य बनाएंगे। तो इस प्रकार से जो है, जो प्रकृतिवादी थे वो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि वो शुद्ध उपज का 30% तक कर लगाने के पक्ष में थे और प्रकृतिवादी एकाकी कर यानी सिंगल टैक्स के पक्ष में थे। इसका प्रमुख कारण ये है कि प्रत्यक्ष करारोपण होने के कारण इस कर से बचा नहीं जा सकता था और दूसरा, इस कर को लगाना और वसूल करना मितव्ययतापूर्ण था। करारोपण वास्तविक उत्पत्ति पर किया जाता था, तो उसको संग्रहित करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी। एकाकी कर संबंधी विचार आगे चल करके फिर स्वीकार किए जाने लगे और इनके विचारों से प्रभावित होकर अमेरिका के हेनरी जॉर्ज को भू राष्ट्रीयकरण आंदोलन चलाने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। तो यद्यपि जो है प्रकृतिवादी करारोपण की जो योजना थी वो त्रुटिपूर्ण थी, परंतु उन्हें करारोपण के संबंध में संपूर्ण ज्ञान था। फिर उन्होंने विचार दिया कि व्यक्तिगत संबंधी जो संपत्ति है उसके संबंध में ये लोग व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक माने जाते हैं, क्योंकि वे किसानों को शुद्ध उपज का साधन मानते थे, परंतु वे भूस्वामी को जो बिना परिश्रम के आय प्राप्त करता है परजीवी मानते थे। इतने पर भी वे भूस्वामियों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, है ना। भूस्वामियों ने उनका मानना था कि भूस्वामियों ने भूमि को कृषि योग्य बनाया है, अतः उन्हें कृषि उत्पादन में हिस्सा मिलना चाहिए।
और व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थन में उनका सामाजिक उपयोगिता तर्क बहुत प्रसिद्ध है और आजकल भी इसकी चर्चा की जाती है। उनका ये तर्क था कि यदि भूस्वामियों को उनका हिस्सा न दिया गया तो वे भूमि को कृषि के प्रयोग से हटा देंगे, जिससे समस्त उत्पादन रुक जाएगा। उनका ऐसा मानना था और उनका ऐसा विश्वास था कि जीवन यापन के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का होना आवश्यक है। प्रकृतिवादियों ने जहाँ व्यक्तिगत संपत्ति के विचार दिए हैं, वहीं उन्होंने भूस्वामियों के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ उनको संपत्ति का ही अधिकार दिया। उनके अनुसार एक भूस्वामी को जो है अनिवार्य रूप से कुछ कार्य करने चाहिए, जैसे नई नई भूमियों को कृषि योग्य बनाना, भूमि पर सुधार करना, संपूर्ण कर चुकाना, अपने किसानों के हितों की रक्षा करना, राष्ट्र द्वारा प्रदत्त संपत्ति का निपटारा इस तरह करना कि सामान्य हितों की पूर्ति हो सके। तो इस प्रकार से उन्होंने उनके जो व्यवहारिक पक्ष हैं उसमें उन्होंने व्यापार संबंधी, राज्य के कार्य संबंधी, करारोपण संबंधी और व्यक्तिगत संबंधी विचार दिए हैं। अब इसके पश्चात हम चलते हैं कि प्रकृतिवाद का महत्व या उसका प्रभाव कहाँ तक था, क्योंकि अर्थशास्त्र के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उस समय जो प्रचलित आर्थिक एवं सामाजिक बुराइयां थी, इस व्यवस्था ने उनको काफ़ी हद तक दूर किया, है ना। प्रकृतिवादियों ने जो उनका महत्व है उसको जीड एवं रिस्ट ने अर्थ विज्ञान की वास्तविक नींव डालने वाला माना था। अलेक्जेंडर ग्रे ने भी लिखा है कि केने को आधुनिक अर्थ में अर्थशास्त्र की नींव डालने वाला कहलाने का अधिकार होना चाहिए। तो प्रकृतिवादियों ने कई ऐसे महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत निर्मित किए जो आगे चलकर उपयोगी सिद्ध हुए, जैसे शुद्ध उपज का सिद्धांत आगे चलकर के लगान के सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ। धन के वितरण की व्याख्या सर्वप्रथम प्रकृतिवादियों द्वारा ही की गई थी, और यही नहीं, एडम स्मिथ ने जो मूल्य का सिद्धांत दिया वो भी उसने प्रकृतिवादियों से ही ग्रहण किया था। ये प्रकृतिवादी विचारक ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारों का समर्थन किया था। वणिकवाद, विशेष करके कॉल्बर्टवाद जो फ्रांस में चला, उसके विरुद्ध विद्रोह का सूत्रपात जो है प्रकृतिवादियों ने ही किया था। उनकी स्वतंत्र व्यापार की जो नीति थी उसका महत्व आज भी बना हुआ है और आज अनेक देश स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपना रहे हैं। प्रकृतिवादियों ने व्यापार की अपेक्षा कृषि को सबसे अधिक महत्व दिया। उनका कृषि उपयोगिता संबंधी विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सत्य है कि जब तक हम कृषि उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तब तक न तो व्यापार बढ़ेगा और न ही देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और वो व्यक्तिगत संपत्ति के भी समर्थक थे। तो व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ही देश में समृद्धि ला सकती है। जब व्यक्ति को लगेगा कि मैं अपनी संपत्ति बढ़ा सकता हूं, तब वो और ज़्यादा आर्थिक विकास करने के लिए सोचेगा, और जब इस प्रकार से सभी नागरिकों का आर्थिक विकास होगा तो देश का भी आर्थिक विकास होगा। और वो ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने सुख शांति के लिए प्राकृतिक नियमों को मान्यता दी थी। यहाँ तक कि वे राज्य के संचालन के लिए भी प्राकृतिक नियमों को मान्यता देते थे। उन्होंने राज्य को प्राकृतिक नियमों का प्रधान संचालक बताया था। उनका मत था कि प्राकृतिक नियम ही वास्तव में भेदभाव से रहित होते हैं। प्रोफेसर सुम्पीटर का तो कहना है कि केने ने ही सर्वप्रथम सामान्य साम्य यानी जनरल इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ते हैं उसकी धारणा का प्रतिपादन किया था। तो प्रकृतिवादियों ने उत्पादन के साधनों के वर्गीकरण का मार्ग भी प्रशस्त किया। उनका करारोपण का जो सिद्धांत है और पूंजी का विश्लेषण प्रारंभिक होते हुए भी काफ़ी ठोस माने जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृतिवादी जो विचारक हैं या प्रकृतिवाद के जो विचार हैं उनका महत्व स्वीकार करते हुए स्वयं एडम स्मिथ ने कहा है कि यह प्रणाली त्रुटिपूर्ण होते हुए भी सत्य के सबसे निकट है, जो कि अभी राजनीतिक अर्थशास्त्र के विषय पर प्रकाशित होना है। और इसी कारण ये उस व्यक्ति के लिए जो इस महत्वपूर्ण विज्ञान के सिद्धांतों का सावधानी से अध्ययन करना चाहता है ध्यान देने योग्य है। तो इतना इसका महत्व होते हुए भी प्रकृतिवाद की भी अपनी कुछ सीमाएं या त्रुटियां रही है। उनकी जैसे फ्रांस में प्रकृतिवाद कुछ समय तक चर्चा का विषय बना रहा था। इसने यूरोप के देशों में हलचल भी पैदा की और इस विचारधारा का महत्व तो बहुत ही ज़्यादा हुआ, परंतु इसमें कई प्रकार की त्रुटियां भी पाई गई थी। तो उन त्रुटियों में जो सबसे पहली थी कि विरोधाभास। चूंकि प्रकृतिवादियों के विचारों में विरोधाभास की ध्वनि झलकती है, यानी वो वणिकवाद का विरोध करते हैं। एक तरफ तो वो स्वतंत्रता की बात करते हैं तो दूसरी ओर शक्तिशाली शासन व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। तो जब राज्य शक्तिशाली होगा तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता गौण हो जाती है। तो इस प्रकार का ये विरोधाभास इनके विचारों में पाया जाता है। फिर उनके जो उत्पादन संबंधी विचार थे वो भी थोड़े से भ्रमपूर्ण थे, क्योंकि वो कृषि को ही उत्पादक मानते थे और व्यापार और उद्योगों को अनुत्पादक बताते थे। उद्योग और व्यापार में लगे श्रमिकों को भी उन्होंने अनुत्पादक बता दिया था। यदि वे अपनी इस बात पर दृढ़ होते तो कोई बात नहीं थी।
लेकिन भ्रम तो तब उत्पन्न होता है जब वह अनेक स्थलों पर व्यापार और उद्योगों को समाज के लिए आवश्यक समझ लेते हैं, यानी वो मानते हैं कि वस्तुओं का रूप परिवर्तित करने के लिए इनकी आवश्यकता भी है। तो खान, मछली, उद्योग तथा वनों के बारे में इन्होंने अपने अलग अलग विचार देकर और ज़्यादा भ्रमित कर दिया था। फिर है कि उनका जो शुद्ध उपज का विचार है वो भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वे उद्योग तथा व्यापार को तो जो है अनुत्पादक मानते थे, जबकि सब शुद्ध उपज का साधन कृषि को ही मानते थे। यही कारण है कि प्रकृतिवादियों के विचारों में अनेक प्रकार की असंगतियां पाई जाती है। फिर उनका जो मूल्य संबंधी विचार था उससे भी वो अनभिज्ञ थे, क्योंकि मूल्य के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो भ्रमपूर्ण है। तुर्गों ने मूल्य के संबंध में अवश्य कुछ उपयोगी बातें कही है, परंतु उसका मूल्य संबंधी विचार विकसित नहीं हो पाया था। तो मूल्य संबंधी विचार सही न होने के कारण और उसने विनिमय और उद्योग को अनुत्पादक मानने के कारण उनके विचार भ्रमपूर्ण माने जाते हैं। फिर उन्होंने दिया कि जो स्वतंत्र व्यवस्था है वो असीमित होनी चाहिए, तो ये भी भ्रमपूर्ण है, क्योंकि प्रकृतिवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत अधिक विश्वास होने के बावजूद वे व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। तो उनकी स्वतंत्रता की सीमा से भी जो है वो आगे बढ़ चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सामाजिक कर्तव्यों तक को भुला दिया था। क्योंकि जब हम इतनी असीमित स्वतंत्रता दे देंगे तो ऐसी स्थिति में फिर राज्य द्वारा नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाएगा। नेक्स्ट है कि उन्होंने प्राकृतिक नियमों का भी जो है गलत जो प्रयोग किया है। वो प्राकृतिक नियमों पर अटूट विश्वास करते थे और इस नियमों को मनमाने रूप से लागू करना चाहते थे। उन्हें इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि कौन से नियम कहाँ लागू होंगे। तो इस प्रकार से प्रकृतिवाद कोई वैज्ञानिकवाद नहीं है। उनके विचारों और उनकी बातों में परस्पर विरोध पाया जाता है। जैसा कि हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि वे एक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते थे, जबकि दूसरी ओर वे निरंकुश शासन व्यवस्था को भी लागू करना चाहते थे। इसी प्रकार से एक और वे विदेशी व्यापार को बुरा बताते थे और दूसरी ओर उन्होंने स्वतंत्र व्यापार के गुणगान भी किए हैं। तो स्वतंत्र व्यापार के पक्षपाती होते हुए भी वे उद्योग धंधों को अनुत्पादकता की श्रेणी में रखते थे। इस प्रकार प्रकृतिवाद अपने आप में कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। तो इन सब के कारण प्रकृतिवाद जो है उसका बाद में पतन हो गया और ये अल्प समय तक ही फ्रांस में रहा। 1767 में यह विचारधारा चरम बिंदु पर पहुंच चुकी थी, परंतु इसके बाद ही इस विचारधारा का पतन प्रारंभ हो गया। इसमें खोज कर अनेक दोष निकाले गए और उन्हीं दोषों के आधार पर प्रकृतिवाद की कटु आलोचनाएं की जाने लगी। उस समय रूसो, वोल्टेयर आदि ने इस विचारधारा की बहुत ही कटु आलोचना करनी प्रारंभ कर दी थी, जिसमें से प्रमुख कारण थे कि व्यापारियों और उद्योगपतियों के द्वारा खुलेआम प्रकृतिवाद की आलोचना की जाने लगी थी, क्योंकि अभी भी व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व समाज में बना हुआ था और व्यापारी वर्ग प्रकृतिवाद की यह कहकर आलोचना करने लगा था कि केवल कृषि से ही देश को समृद्ध नहीं बनाया जा सकता। तो व्यापारियों की बात धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगी और अब वे प्रकृतिवाद को काल्पनिक समझने लगे। दूसरा कारण ये था कि प्रकृतिवादियों का साथ भाग्य ने भी नहीं दिया। उन्होंने वणिकवादी विचारधारा के विपरीत अनाज के व्यापार को स्वतंत्र कर दिया। उसी समय फ्रांस में जो है मौसम की खराबी के कारण बार बार फसलें खराब होने लगी। तो जब जैसे ही उन्होंने इस पर से पाबंदी हटाई तो उनके मूल्य बढ़ गए। मूल्य तो फसलों के खराब होने से बढ़ा था, परंतु लोगों ने सोचा कि मूल्य वृद्धि का प्रमुख जो कारण है वो अनाज का स्वतंत्र व्यापार है। दूसरी ओर प्रकृतिवादियों के जो आलोचक थे वो शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने व्यापार को पुनः नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा जो है उनके जो विचार हैं वो क्रमहीन और परस्पर विरोधी भी हैं। जैसा कि हमने देखा है कि प्रकृतिवाद की जो त्रुटियां हैं वो हमने देखा है कि किस प्रकार के उनके विरोधाभास और भ्रमपूर्ण विचार पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर भी इसका पतन हुआ और अनेक प्रभावशाली दलों ने प्रकृतिवाद की बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। प्रकृतिवाद अपनी विचारधारा को लोगों पर थोपने का असफल प्रयास करते रहे और तुर्गों की वित्त मंत्री पद पर नियुक्ति से उन्हें कुछ हद तक सफलता भी मिली थी, किंतु उनकी ये सफलता अल्पकालीन रही और 1776 में तुर्गों को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया गया था। और इसी वर्ष एडम स्मिथ ने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुई। एडम स्मिथ की पुस्तक प्रकाशित होना इस प्रकृतिवाद पर अंतिम प्रहार था और इसके पश्चात प्रकृतिवाद का पतन हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि जो है प्रकृतिवाद विचारकों के व्यवहारिक पक्ष क्या थे, उसके पतन के क्या कारण थे और कौन कौन सी त्रुटियां उनके विचारों में पाई जाती है।